अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं जी। इसके पहले एक आसान सा, सबसे आसान सा सवाल देखते हैं। आइए इस चैप्टर में आगे जो प्रैक्टिस सेट के बाद पास्ट पेपर्स हैं, जहाँ इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा पास्ट पेपर्स। 3.3.1 पेज। क्वेश्चन 2 देखें। ए बी एंड सी लेक्सस लिमिटेड, दिसंबर 18। अच्छा, ये सवाल आप पढ़ें पूरा, ज़बानी इसका सोल्यूशन सोचें और देख लें सोल्यूशन। ये बिल्कुल ऐसी ज़बानी ज़बानी एमसीक्यू टाइप किस्म का सवाल बनाया हुआ है 5 नंबर का। लेकिन पहले दिमाग में ज़बानी सोचिएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन देख के ना सोचिएगा।
जी समझ आ गया सवाल या नहीं? समझ आ गया कि नहीं? नहीं समझ आया है? ये दिसंबर 18 वाला, ये तो नजर भर के देखना था तो पढ़े जाना था। चलें कर लें पहले पूरा। हाँ जी डिवीजन ए, बी और सी, 3 डिवीजन है। डिवीजन ए को 2016 में लेबल लगा दिया था, 17 में वापस कर दिया। डिवीजन बी 16 में लेबल लगाया, 17 में वाकई बेच दिया। डिवीजन सी 17 में ही लेबल लगा और 17 में ही बिक गया। अब इन तीनों के हवाले से अकाउंटेंट ने एक टेबल बनाया है और वो उसके साथ ये सलूक करना चाह रहा है। यानी डिवीजन ए 16 में लेबल लगा था, 17 में वापस हो गया, तो अकाउंटेंट कह रहा है कि एसओएफपी में चूंकि 17 में वो वापस हो गया हुआ है तो 16 वाला भी उसने नॉर्मल में ही वापस जोड़ दिया, एसओएफपी। सही है? नहीं, 16 में वो डिसकंटिन्यूड में आना चाहिए, 17 में नॉर्मल में आना चाहिए। और 17 में चूंकि वो वापस हो गया हुआ है तो 17 में भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, और 16 में भी कंटिन्यूइंग होना चाहिए। तो ये सही जवाब है जो आप सोल्यूशन में सही टेबल बना रहे होंगे। एसओएफपी वाले में नॉर्मल लिख रहे होंगे 17 में, 16 में हेल्ड फॉर सेल लिख रहे होंगे, और एसओसीआई में दोनों में कंटिन्यूइंग लिख रहे होंगे। इस तरह से करना है आंसर सवाल। डिवीजन बी 16 में लेबल लगा और 17 में वाकई बिक गया, तो एसओएफपी में 16 में हेल्ड फॉर सेल आ रहा होगा और 17 में आई नहीं रहा होगा, तो एसओएफपी ठीक है। एसओसीआई चूंकि 17 में बिक ही गया है और 16 में भी उस पर लेबल लग गया हुआ था, तो दोनों सालों में वो डिसकंटिन्यूड में शो होना चाहिए। तो ये इस तरह से करना है आंसर। अब बताएं इसमें कोई सवाल? ठीक है, अच्छा जी, एक बल्कि 2 और ज़बानी वाले देखते हैं, फिर बोर्ड पे करने वाला करता हूं। 2020 वाला देखें सवाल, अगले पेज पे क्वेश्चन 3। ये पढ़ लें, मैं करता हूं डिस्कस, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा।
पहले सवाल पढ़े, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, फिर सोल्यूशन पढ़िएगा। दिसंबर 20 पढ़ लें, सवाल पढ़िएगा अभी, सिर्फ सोल्यूशन नहीं। जी पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूं। 31 दिसंबर 19 पे, अच्छा इस सवाल का पार्ट ए था कोई और, वो कोई और टॉपिक था, वो मेरा ख्याल है लीजिस था शायद, या रेवेन्यू था। बहरहाल पार्ट ए कोई और था, तो मैंने उस चैप्टर में डाला होगा, शायद लीजिस था। पार्ट बी 31 दिसंबर 19 ईयर एंड है। 29 दिसंबर को बोर्ड ने एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बेचने का फैसला किया, और ईयर एंड पे
उसकी जो फेयर वैल्यू निकाली गई, मैं दूसरी लाइन का एंड पढ़ रहा हूं, एट ईयर एंड इट वॉज एस्टिमेटेड कि ये 160 में बिक जाएगा। बाकी लाइनें बाद में पढ़ता हूं, टेबल पे आते हैं। ये उस डिस्पोजल ग्रुप का एसेट्स लायबिलिटीज की 18 और 19 की फिगर्स दी हैं। इनमें अगर एसेट्स का टोटल करें, दो 2019 में क्लासिफाई हो रहा है, 18 में, 19 में, बताइएगा एसेट्स क्या क्या है। पीपीई है 2019, बताइएगा कितना, 195, और इंटेंजिबल 28, और करंट एसेट्स 50। ये कितना बना, 27। लायबिलिटीज कितनी, 90। कितना, ये इस डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट है। ईयर एंड पे हम सोच रहे थे कि 160 का शायद ये बिक जाए। अच्छा, फिलहाल जो इसका आंसर बता रहा हूं ना, उसमें अगला सेंटेंस इग्नोर करिएगा, एक्चुअल सेल वाज फाइनलाइज्ड इन जनवरी फॉर 145। ये लाइन फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, फिलहाल 145 वाली लाइन इग्नोर करते हैं। 31 दिसंबर 19 पे सारी कंडीशंस पूरी हो रही थी, यानी हमने इसको हेल्ड फॉर सेल का लेबल लगा दिया। अभी तक अकाउंटेंट ने इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की हुई है। रिक्वायर्ड है आपसे डिस्कस के ऊपर जो कुछ बताया है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां कैसे प्रेजेंट करना। अब आपको सवाल में एसओएफपी की फिगर्स दी हुई हैं, इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स दी नहीं हुई हैं, और 160 बताया हुआ। है 145 फिलहाल इग्नोर, और कहा है कि सारे मसले को डिस्कस कर दें। अब चूंकि ये एक डिस्पोजल ग्रुप है और मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की डेफिनेशन में आ गया मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। अब ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, और चूंकि पूरा ग्रुप है तो उसको हम डिस्पोजल ग्रुप कह लेते हैं। वो कह भी रहा है हेल्ड फॉर सेल, तो इसको डिस्कस करना है। अब इसमें हमें ये फिगर अवेलेबल है, तो इसका मतलब है वो अकाउंटिंग भी हमसे पूछ रहा है इसकी, और इन सारी फिगर्स देने का मकसद एसओएफपी में प्रेजेंटेशन का भी पूछ रहा है। दोनों में अलग अलग बताते हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट की बेशक फिगर्स नहीं है, प्रॉफिट्स वगैरह नहीं है, ये हैं नहीं है, लेकिन हम डिस्कशन में क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसके जो प्रॉफिट फॉर द ईयर 19 थे, प्रॉफिट एक तो 23 मिलियन का लॉस आएगा, ये कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एक तो 23 मिलियन का IFRS 5 के तहत लॉस चार्ज होगा P&L में। फिर उसके अलावा इस डिस्पोजल ग्रुप का, इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो फॉर द ईयर 19 नेट प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कह के सेपरेट लाइन में प्रेजेंट होगा, और कंपैरेटिव में 18 वाला भी ऐसे ही प्रेजेंट होगा। जो अब तक इसका सीखा है वही अंग्रेजी में लिख दिया। ये हो गई इनकम स्टेटमेंट की डिस्कशन। एसओएफपी की डिस्कशन क्या बनेगी कि हम इन एसेट्स को सिंगल लाइन बनाकर एसेट्स में शो करेंगे और लायबिलिटी को लायबिलिटी में शो करेंगे, और 2018 को रीस्टेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब फिगर्स भी हैं आपके पास। एसओएफपी में करंट एसेट्स में क्या फिगर आएगी और करंट लायबिलिटीज में क्या आएगी, हम डिस्कशन कर रहे होंगे ना कि करंट एसेट्स ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्या है कि करंट एसेट्स में लिख देंगे, और लायबिलिटीज ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्या है करंट लायबिलिटीज में लिख देंगे। कितनी वैल्यू, तो कितनी वैल्यू लिखे हैं एसओएफपी में, 160। नहीं, एलोकेट करना तो इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट करना था,
SOFP में तो हमने टोटल प्रेजेंट करना होता है ना, हमने कौन सा PP और इंटेंजिबल अलग अलग प्रेजेंट करना है। हाँ, डिस्कशन में हम ये भी कह देंगे कि इस 23 के लॉस को इन दोनों में बांटेंगे, इन दोनों में नहीं बांटेंगे, ये भी कह देंगे डिस्कशन में, क्योंकि उसने कहा डिस्कस कर दें, तो हम कहेंगे जो 23 का लॉस है वो इन दोनों में बंट जाएगा। अच्छा, SOFP में प्रेजेंट क्या फिगर कर रहे होंगे, करंट एसेट्स में कितनी और करंट लायबिलिटीज में कितनी? करंट एसेट्स में 160, 160 इनका नेट है। ये लॉस 23 किसको चार्ज हो रहा है? इसको, तो फिर इसी को ही चार्ज हो रहा है ना। तो करंट एसेट्स में हम शो कर रहे होंगे 250 और लायबिलिटीज में 90 और 18 रीस्टेट नहीं होगा। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब 145 लाते हैं। अब आखिर में हम ये बात कर देंगे कि अगर तो 145 का बिकना इज एन एडजस्टिंग इवेंट, तो फिर ये जो सारी बातें हमने ऊपर 160 के हवाले से की हैं वो 145 के हवाले से हो जाएंगी, क्योंकि 145 का फाइनली फरवरी में बिका है, जनवरी में, तो पता नहीं एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है। पता नहीं जनवरी में हालात खराब हुए हो तो वैल्यू मजीद गिरी हो, ईयर एंड तक क्या पता वाकई 160 ही हो। नहीं, वो नॉन एडजस्टिंग इसलिए पढ़ा था कि अगर कंडीशंस ईयर एंड के बाद पूरी हो रही हो तो कंडीशंस तो पहले ही पूरी हैं, फेयर वैल्यू लेनी थी ना। तो अब हमने ईयर एंड पे फेयर वैल्यू तो 160 लगाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 145 का गिर जाना हमें यह बताना पड़ेगा कि शायद हमारा 160 का एस्टीमेट गलत था, 140 ही सही है, जो कि साबित हो रहा है। तो फिर ऊपर वाली डिस्कशन 145 के हिसाब से हो जाएगी। लेकिन अगर ईयर एंड पर 160 ही था तो बस 160 की हो गई डिस्कशन, सिर्फ हम इतना जिक्र जरूर कर देंगे 145 का। चलें इसका सॉल्यूशन पढ़ लें।
हाँ जी, अच्छा एक छोटा सा ज़बानी और देख लें, इससे अगला देखें सवाल, क्वेश्चन 4 जून 23। अच्छा ये 21 नंबर का नहीं है, ये ना एक टेबल के अंदर कोई 3-4 पॉइंट्स थे, वो सब मिलाकर 21 नंबर के थे, ये सिर्फ एक पॉइंट 21 का नहीं है। तो सिर्फ जो पॉइंट 3 है ये इस चैप्टर का था, तो मैंने इस चैप्टर में डाला है, बाकी जिस जिस चैप्टर के थे उनमें डाल दिए। तो जून 23 सनफ्लावर लिमिटेड, कंपनी के प्लान्स और उस पर सीईओ के कमेंट लिखे हुए, और पूछा यह है कि सीईओ साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जी पढ़ लिया कि नहीं? कंपनी का प्लान है कि वो अपने एक सेगमेंट को बेच देंगे और अनाउंस भी कर देंगे, और 28 फरवरी को आस्ता आस्ता अपना काम ख़त्म करके फिर बेचेंगे इसको। क्यों 28 फरवरी तक क्यों चली जाएगी बात? क्योंकि कस्टमर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, पहले वो पूरे करेंगे फिर इस सेगमेंट को बेचेंगे। तो मैनेजमेंट ने प्लान तो कर लिया है कि इसको बेचना है, लेकिन अभी ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, वो 28 फरवरी से पहले पूरे होने नहीं हैं। ये है प्लान। सीईओ साहब ये कह रहे हैं कि हम इनको अभी 2023 में ही हेल्ड फॉर सेल शो कर देते हैं, क्योंकि इरादा तो हमारा पक्का है और उम्मीद भी है कि 12 महीने के अंदर सेटल हो जाएगा, और उसके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को भी डिसकंटिन्यूड करके दिखा देते हैं 2023 में भी और 2024 में भी। ये सीईओ साहब कह रहे हैं। दोबारा प्लान क्या है? बेचेंगे लेकिन काम पूरा करने के बाद, और काम पूरा होगा जाके फरवरी 24 में, और ईयर एंड हम 30 जून 23 पे खड़े हैं। सीईओ साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, चूंकि हमारा इरादा पक्का है तो हम उसको 2023 में भी हेल्ड फॉर सेल शो कर देते हैं, और 24 में तो वैसे ही बिक गया होगा, और 23 की भी और 24 की भी इनकम स्टेटमेंट में इसको डिसकंटिन्यूड प्रेजेंट करेंगे। तो इसका जवाब यह है कि सीईओ साहब गलत कह रहे हैं, क्योंकि 2023 में क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा। क्यों पूरा नहीं हो रहा? क्योंकि अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है, इसलिए 2023 में हम इसको हेल्ड फॉर सेल नहीं कह सकते।
जब 2023 में हेल्ड फॉर सेल नहीं कह सकते तो 2023 की इनकम स्टेटमेंट में तो डिसकंटिन्यूड नहीं शो करेंगे, लेकिन जब 2024 आएगा और फाइनली ये बिक चुका होगा तो 24 में इसको डिसकंटिन्यूड इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे और तब 23 को रीस्टेट भी करेंगे। ये थी डिस्कशन। हाँ जी, ओके। चैप्टर के पहले सवाल पे आ जाए। दिसंबर 17 पढ़ लें, करता हूं। जी पढ़ लें तो मैं करूं। ठीक है, पढ़ लिया।
अच्छा, अब ना सवाल की रिक्वायरमेंट पे अगर गौर करें तो रिक्वायरमेंट तो है कि लॉस को बांटना है एसेट्स में, लेकिन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। पॉइंट नंबर 1, सीजीयू के कैश फ्लोज अब वो नहीं रहे जो पहले सोचा था, इनमें आई है डिक्लाइन। और पॉइंट 2, इस सीजीयू को एज अ ग्रुप बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं हम और हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट 1 क्या है फिर? पॉइंट 1 IAS 36 का है, पॉइंट 2 IFRS 5 का है। यानी पॉइंट 1 में वो कह रहे हैं कि सेम सवाल आप IAS 36 का बनाकर सॉल्व करें, और पॉइंट 2 में कह रहे हैं सेम सवाल IFRS 5 का बनाकर सॉल्व करें। तो पॉइंट 1 में IAS 36 तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन बस सीजीयू के कैश फ्लोज कह रहे हैं कि उम्मीद है कम हो गए। तो सवाल का डेटा जो है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हेल्ड फॉर सेल है। रिक्वायरमेंट से ऊपर जो कुछ है जस्ट सीजीयू की इंफॉर्मेशन है, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हुआ है। तो ये जो डेटा है ना IAS 36 का भी तो हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट 1 IAS 36 का सवाल है और रिक्वायरमेंट 2 IFRS 5 का सवाल है। ये रिक्वायरमेंट पढ़ के देख लें, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट 1 हस्बे तौफीक मैंने छोड़ दी। IAS 36 में इतने सवाल किए हैं इस तरह के। लॉस बांटना है, किसको नहीं बांटना? सबसे पहले बटेगा गुडविल, किसको नहीं बांटना? इन्वेंट्री को नहीं बांटना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू मॉडल को नहीं बांटना, और बाकी सबकी रेशो बटेगी। जिसकी लिमिट अवेलेबल है उस लिमिट पे रुक जाएगा, जो रुक जाएगा वो फिर बाकियों में जाएगा। ये IAS 36 में किए हुए हैं ये काम। और पूछा क्या है? एक तो बताएं कि हर एसेट का हिस्सा कितना बनेगा, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी IAS 36 में कर चुके हैं हम सवाल इस तरह के कि टोटल लॉस में से जितना सरप्लस में जाना है वो निकाल के बाकी P&L। तो IAS 36 में इस तरह के अक्सर किए हुए हैं सवाल। तो पॉइंट 1 हो गया, हो गया। पॉइंट 2 करता हूं। हाँ, फिर बाकी P&L में जाएगा, लेकिन IFRS 5 में सरप्लस का कोई काम नहीं है। IFRS 5 का लॉस सारा P&L। IFRS 5 और CGU वाले सवाल का मेन फर्क ही यही है कि एक तो सब एसेट्स को बांटना है, लिमिट नहीं लगनी है, और दूसरा सारा लॉस P&L में जाना है, सरप्लस में नहीं जाना है। ये फर्क है दोनों सवालों के अंदर। तो अब इस सवाल को जब IFRS 5 के तौर पे सॉल्व करेंगे, ये है जी दिसंबर 17, मैं इसका पॉइंट 2 कर रहा हूं जो IFRS 5 वाला है। जब IFRS 5 के तौर पे सॉल्व करेंगे तो फिर ये डिस्पोजल ग्रुप है, फिर ये CGU की बजाय हम इसको डिस्पोजल ग्रुप कह रहे हैं। और इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी? जी क्या क्या है इनमें? बिल्डिंग कितनी? 22, और मशीनरी कॉस्ट मॉडल 15, और इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल 19, लाइसेंस कॉस्ट मॉडल 20, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल 22, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल 8, गुडविल 3, इन्वेंट्री 8। हम्म 117। रिक्वायरमेंट 1 में
जब IS 36 वाला सॉल्व कर रहे होंगे तो कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करना है? जब IS 36 सॉल्व हो रहा होगा रिकवरेबल अमाउंट से, यानी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से हायर। लेकिन जब IFRS 5 सॉल्व कर रहे हैं तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? बस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से, 100 का कुछ भी नहीं करना। तो लॉस आ जाएगा वन 22 सॉरी 222। कैसे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 95। अब इस 22 का लॉस डिस्पोजल ग्रुप में कैसे बांटना है? इन्वेंट्री में नहीं जाना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं जाना, गुडविल में चला गया 3। कितना लॉस रह गया? 19। वो 19 बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, लाइसेंस, इसमें रेशो में बढ़ जाएगा। जी जनाब, क्या बना? बिल्डिंग के हिस्से में 9 5 8
और ये है एक रिक्वायरमेंट कि लॉस बांटना है, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि पीएनएल में कितना जाना है, तो सारा ही जाना है क्योंकि आईएफआरएस 5 में सारा का सारा पीएनएल में ही जाता है। तो सारा का सारा पीएनएल को जाएगा। हाँ जी, आईएफआरएस 5 मुश्किल आसान। चलें एक और कर लेते हैं। हाँ तो ऐसे ही है ना, शुरू में क्या मुश्किल पढ़ाऊँ, अभी अगला भी आसान ही पढ़ाऊंगा, फिर मुश्किल पे आएंगे, फिर और मुश्किल पे, फिर और मुश्किल पे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आईएफआरएस 2 मुश्किल है, कंसोलिडेशन तो है ही है, लीजेस IAS 12, आईएफआरएस 15। क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो आसान तरीन पोर्शन था ना वो कैफ में है, सीफैब में तगड़ा पोर्शन है, लीजेस कैफ में आसान वाला पोर्शन था, सीफैब में मुश्किल वाला पोर्शन है, IAS 12 और ही लेवल है, कंसोलिडेशन तो अखीर लेवल है, जहां आप कैफ ख़त्म किया था वहां उससे सीफैब शुरू होना है। तो ये मुश्किल टॉपिक, आईएफआरएस 15 कैफ लेवल का ही है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। जून 25 पढ़ लें, करता हूं मैं बोर्ड पे। जून 25 में न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो मैं बोर्ड पे ही करता हूं। जून 25 वर्क स्टेशन लिमिटेड, इस चैप्टर में क्वेश्चन 5।
जी पढ़ लिया? कैसे पता IFRS 5 का है? लिखा हुआ है क्लियरली, फॉर्मल प्लान टू सेल द प्लांट इमीडिएटली, क्राइटेरिया अंडर 5 वाज मेट। तो IFRS 5 क्लियरली पता चल रहा है। अब इसमें ना IFRS 5 की एक अच्छी मुनासिब टेस्टिंग है। पहले इसको IFRS 5 में डालना है, फिर वापस निकाल लेना है। और एक गैर अखलाकी हरकत ये है कि एग्जामिनर ने बहुत ही बचपन की चीज़ पूछ ली, FAR 1 की गवर्नमेंट ग्रांट। नहीं पूछना चाहिए था, पूछ लिया बहरहाल। लेकिन सिर्फ SOF भी तो नहीं पूछा, SOCI भी तो है। SOCI में इसको हम बेशक डिसकंटिन्यूड नहीं प्रेजेंट, बल्कि डिसकंटिन्यूड तो है ही नहीं ना, ये तो वो तो डिस्पोजल ग्रुप होता है पूरा। ये तो बस एक एसेट है, ये तो बस एक प्लांट है। तो इसमें SOCI के अंदर वो आएगा, वो इसके ऊपर IFRS 5 वाला लॉस और वो सब आएगा। हाँ SOFP में 23 में ये हेल्ड फॉर सेल होगा, 24 में बाकी PP में चला जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट तो बनाना ही है। अच्छा, जब एसेट या इवन के किसी और टॉपिक का भी सवाल हो, जैसे लीजेस में होगा, ऐसे IFRS 2 में भी हो सकता है, IFRS 9 में भी हो सकता है, वो टॉपिक जिसमें ना हर साल कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जैसे PPE है और वो भी खास तौर पे रिवैल्यूएशन मॉडल। तो हर साल कैलकुलेशंस हो रही होंगी ना, डेप्रिसिएशन भी हो रही होगी, रिवैल्यूएशन भी हो रही होगी। तो जब इस तरह के सवाल, इस तरह के डाटा का एक्सट्रैक्ट्स का सवाल पूछा होता है, तो उसमें आई एडवाइस कि आप ना उसकी एक टेबुलर वर्किंग कर लें, जिसमें हर साल की कैलकुलेशंस उस टेबल में फैला लें। जब टेबल में सारी फिगर्स फैला लेंगे ना, तो वहां से एक्सट्रैक्ट्स की फिगर्स निकालने में हेल्प हो जाती है। तो इस एसेट और गवर्नमेंट ग्रांट, इनकी ना हम टेबुलर वर्किंग चला लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट तो खैर आसान है, पहले इस प्लांट की पूरी वर्किंग चलाता हूं मैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP का सवाल है और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI का सवाल है, तो एक पेज काफी है। वैसे तो आधा पेज भी काफी है, लेकिन एक पेज छोड़ के अगले पेज पे हम वर्किंग कर लेते हैं। फिर बता रहा हूं, अगर SOFP SOCI के एक्सट्रैक्ट्स का सवाल है और टॉपिक ऐसा है जिसमें हर साल कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही होती हैं, जैसे PPE है, लीजेस पढ़ेंगे आगे चल के, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए आई एडवाइस कि हम एक टेबुलर वर्किंग बनाएं जिसमें हर साल की सारी कैलकुलेशन उस टेबल के अंदर हों, बैलेंस अपडेट करते जा रहे हों, तो उससे फिर एक्सट्रैक्ट्स की फिगर्स निकल आती हैं। अब एक प्लांट है, इस प्लांट की हम सारी जिंदगी की वर्किंग बनाते हैं, और चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल भी है तो वो रिवैल्यूएशन वाला टेबल भी बना लेते हैं। हाँ जी, प्लांट की जिंदगी शुरू करते हैं। 1 जनवरी 21, कितने का खरीदा? 1200। फिर क्या हुआ? अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स किस साल के मांगे? 24 और 23 भी ना, कंपैरेटिव भी हैं। इक्कीस और 22 को तो नहीं मांगे, तो 21 और 22 की ना हम लाइन छलांग लगा लेते हैं। दोनों साल लाइफ है कितनी? 12, तो एक साल की रिडक्शन हो गई 100, ये 200 डायरेक्टली लिख लेती है। ये जरा 2 लाइनें बच गई बस इससे। अब यहां से आगे 23 और 24
ये 23 के एक्सट्रैक्ट्स में काम आएगी हमारी वर्किंग, ये 24 के एक्सट्रैक्ट्स में काम आएगी। चले 23 चलते हैं तरतीब से। फर्स्ट 31 दिसंबर 22 से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने अभी ना प्लांट की कैलकुलेशन शुरू की है, ग्रांट को फिलहाल मैंने साइड पे कर दिया, सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी अगर किसी अंग्रेजी में आपको कोई डाउट हो तो पूछिएगा। पहले पैराग्राफ में ग्रांट की बात को फिलहाल साइड पे करके मैंने प्लांट और उसको डेप्रिशिएट किया। 21-22 दोनों इकट्ठे इसलिए कर ले क्योंकि 21-22 में ना कुछ हो रहा है ना पूछा है, तो बस मैंने एक ही लाइन में 2 साल फड़का दिए। 31 दिसंबर 22 से आगे चले। रिवैल्यूएशन हो रही है। 1 जनवरी 23 को रिवैल्यूएशन हो गई। रिवैल्यूएशन करके कहां तक पहुंचा दें? 1100। तो ये चला गया सरप्लस में। फिर क्या हुआ? फर्स्ट जुलाई को IFRS 5 में गिर गया ये जाके, तो हमें 6 महीने और डेप्रीसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। 30 जून 23 डेप्रीसिएशन। रीवैल्यूएशन के बाद डेप्शन चार्ज होती है रिमेनिंग लाइफ पे। रिमेनिंग कितनी रह गई थी? 2 साल गुजर गए थे, 10 रह गई थी और 6/12। यार कैलकुलेटर की जरूरत है वैसे, आप सी फैब के स्टूडेंट्स हैं। 1100 को 10 पे डिवाइड करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत है, और फिर उसको आधा करने के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत है। कितना आ गया? 55। चलें कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें। और ये 50 कर लें, कैलकुलेटर पे कर लिया अगर खैर है। बल्कि नहीं, सॉरी, ये नहीं होगा। क्यों? अगर सवाल पूरा पढ़ा हो तो। बिल्कुल लास्ट सेंटेंस सवाल का, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर। कि सरप्लस का क्योंकि ये जो सरप्लस ट्रांसफर है ना, ये कंपनी की मर्जी होती है, तो कंपनी की पॉलिसी है कि वो साथ साथ ट्रांसफर नहीं करता, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये रह गया 1 0 और ये 100 है। जी, अब क्या हुआ? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये IFRS 5 में गिर गया। ये IFRS 5 में क्लासिफाई हो गया। अब यहां पर सवाल ये है कि 1 जुलाई 23 पे जब इसको IFRS 5 में गिराने लगेंगे तो डायरेक्टली गिरा देंगे या पहले रीवैल्यू करेंगे? रीवैल्यू करने का सामान अवेलेबल है?
हाँ, फेयर वैल्यू दी हुई है, जरूर करते, लेकिन आप पढ़िए सवाल के दूसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन। IAS 16 ना अलाउ करता है, IAS 16 की तरफ से जबरदस्ती नहीं है। IAS 16 ये नहीं कहता कि लाजमी हर साल रीवैल्यू करना है। IAS 16 बिजनेसेस को अलाउ करता है, क्योंकि आसान काम नहीं है रीवैल्यू करना। वैल्यूअर को पैसे देके उससे मर्जी की वैल्यूज लिखवानी पड़ती हैं, तो रीवैल्यूएशन इतना आसान काम नहीं है, खर्चा होता है उस पर। तो IAS 16 ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। IAS 16 ने कहा हुआ है कि अगर प्रैक्टिकल रीजंस के लिए कंपनी 3-3, 5-5 साल बाद भी रीवैल्यू कर ले तो चलता है। तो कंपनी ने कहा है हम 2-2 साल बाद किया करेंगे, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। 6 महीने पहले ही तो किया है। लेकिन अगर यह सेंटेंस ना लिखा होता तो फिर करते, क्योंकि IAS 16 में पहले अपडेट करेंगे, फिर IFRS 5 में गिराएंगे। तो इसलिए ये 1 जुलाई 23 की फेयर वैल्यू बेशक दी हुई है, लेकिन हम नहीं कर रहे रीवैल्यू। हाँ जी, चले अब इसको IFRS 5 में गिरा देते हैं। IFRS 5 में गिराने के लिए कहां तक गिराना है इसको? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ जी, 9-10। और कितना गिराना है? 135। अच्छा, अब चूंकि IFRS 5 में चला गया तो हमारे ये वाले काम रुक गए बस। अब ना कोई सरप्लस ट्रांसफर है तो ना कोई रीवैल्यूएशन होनी है। अब ये सब ये वाले कॉलम सीज हो गए यहां। 1 जुलाई से और आगे चलें, 31 दिसंबर 23 आ गया। 31 दिसंबर 23 पे क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा जी? नहीं, IFRS 5 में आ गया तो डेप्रिसिएशन तो रुक जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर 23 पर आकर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और गिर गई है। 31 दिसंबर 23 पे फर्दर लॉस हो गया। 31 दिसंबर 23 कहां तक गिरा लें? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 892 माइनस 17 जी, कितना गिरा लें? और 35। ये कॉलम आगे बढ़ाना है तो बेशक बढ़ा लें, ये सरप्लस में 100 ही चले जा रहा है, क्योंकि IFRS 5 में चला गया ना तो वो पुरानी चीजें वहीं रह गई हैं बस। और आगे चलें 31 दिसंबर 23 से। 31 दिसंबर 23 से आगे चलें तो 1 अक्टूबर 24 पे जाकर हमारा बदल गया प्लान, और अब वो IFRS 5 से निकल के वापस IAS 16 में जाने लगा। जब वापस IAS 16 में जाता है अच्छा, इस कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी है, इस कॉलम की जरूरत तब पड़ती अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई होती। तो ये कॉलम हमारा फारिग चल रहा है, तो ये बेशक इसको मैं अगर काट भी दूं तो इस फारिग चल रहा है हमारा। अगर आप लाइन लगा दें ताकि गलती से भी इधर ना चले जाए कहीं। अब हम लोग 1 अक्टूबर पे प्लान कैंसिल कर रहे हैं तो वापस IAS 16 में जाने लगे। 1 अक्टूबर 24 को अब हम जाने लगे हैं एडजस्टमेंट फॉर रिटर्न टू IAS 16। अब हम IAS 16 में वापसी करने लगे। IAS 16 में वापसी करने के लिए छत क्या होती है? अगर लॉस चार्ज ना हुआ होता तो कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती?
और साथ IAS 36 का भी चेक लगा लेते हैं। अगर लॉस ना चार्ज हुआ होता यानी ये ना हुआ होता तो कहानी 1045 से ही आगे बढ़ रही होती। 1045 से आगे बढ़ते 6 महीने की रिडम्पशन चार्ज होती और 24 में कितने महीने की? नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे ना, वो तो 25 में करेंगे जाके। रिवैल्यूएशन तो 25 में करेंगे जाके। अगर पॉलिसी ना होती तो फिर रिवैल्यू भी करते, वो तो 25 में करना है जाके। तो अब 1 अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर तक अगर ये ना होता तो फिर क्या क्या होता? 6 महीने और डेप्रिशिएट होता और उसके बाद 9 महीने और डेप्रिशिएट होता, यानी 1045 से 6 महीने और डेप्रिशिएट हुआ होता, यही वाला, और 9 महीने और डेप्रिशिएट हुआ होता। 9 महीने कैसे? ये ठीक है, साल की 110 ना, तो 9/12। देखें 30 जून तक तो ये हम आ चुके हुए थे। अगर IFRS 5 में ना गिरे होते तो 10545 से ही 6 महीने और 55 डेप्रिशिएट होता, 31 दिसंबर 23 तक पहुंचते। यार ये 55 6 महीने की डेप्शन है ना, तो अगर ये वाला लाल वाला काम ना होता तो 105 से 31 दिसंबर 23 तक 6 महीने और डेप्रिशिएट होता, कितना? 55 ही होता, ये वो 55। फिर 31 दिसंबर 23 से 1 अक्टूबर तक क्या होता? 9 महीने और डेप्रिशिएट होता, ये वो 9 महीने की डेप्शन। कितना आ रहा होता फिर आज? $7 और IAS 16 में वापसी की छत क्या होती है? ये कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। वापसी पे छत होती है, ये पढ़ा था पिछली क्लास में, भूल भाल गए, ये है लिखा हुआ है किताब के अंदर, नहीं तो खोल के देख ले चैप्टर। जब भी कभी वापसी होगी तो हम लोग IFRS 5 से निकालकर जब IAS 16 में ला रहे होंगे तो IAS 16 में लाने की छत है लोअर ऑफ दीज टू, वो कैरिंग अमाउंट जो चलती आ रही होती अगर IFRS 5 में ना गिरे होते, और रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट 1 अक्टूबर पे कितनी है? वैल्यू इन यूज है 891 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 860, तो रिकवरेबल कितनी है? 891। तो हम IFRS 5 से निकाल के IAS 16 में किस अमाउंट तक पहुंचे? 891। तो अब हमने इसको 891 तक पहुंचाना है। कितना बढ़ा दें? 16। अब आए 16 में वापस आ गए। 31 दिसंबर 24 डेप्रीसिएशन कितने अरसे की? 3 महीने की। कैसे निकालें? 891 के पास बाकी जिंदगी कितनी रह गई?
2 साल गए, 23 भी गया, 3 साल, 3 साल 9 महीने गए, 12 में से 3 साल 9 महीने गए, तो अगर आपको ये बात समझ आती है तो 8.25 साल रह गए। नहीं तो महीनों में कर लेते हैं, 8.25 और आगे 3.2। अब तो जरूरत है कैलकुलेटर की। 27, 8, 6, हाँ जी, ये प्लांट की होगी ज़िंदगी पूरी। और दूसरी चीज़ थी इसमें ग्रांट, वो भी इधर साइड पे कहीं बना लेते हैं। ग्रांट कितनी थी? 3। और ग्रांट को एसेट की लाइफ पे फैलाना होता है, क्योंकि ग्रांट को एसेट की डेप्शन से मैच कराना होता है। तो चूंकि डेप्शन स्ट्रेट लाइन पे है तो वो भी स्ट्रेट लाइन पे ही है। तो 2021 और 22 कितनी इनकम? 360 डिवाइडेड बाय 12, 2 साल 60, बाकी रह गया 300। 2023 की इनकम 2024 की इनकम। ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि ग्रांट को भी करंट नॉन करंट में तोड़ें, लेकिन आई कैप ना इस बात को कुछ ज़्यादा लिफ्ट कराता नहीं है, तो इसकी हम भी फिर तकल्लुफ में नहीं पड़ते। ये सारी मेहनत की कैलकुलेशन देख लें, सारी अंग्रेज़ी पढ़ लें, किसी फिगर में कोई एतराज़ है तो बताएं। फिर ये सारी मेहनत यहाँ हो चुकी है, बस इससे एक्सट्रैक्ट की फिगर्स निकाल के लिखता हूँ फिर मैं। जी वैसे तो बस ये लिखा ही हुआ है कि रीपे करनी पड़ सकती है, लेकिन हमने कोई गुनाह किया तो नहीं कि वापस करना पड़े। अगर वापस करनी पड़ती तो सारी वापस करनी पड़ती, बकौल टर्म्स के तो सारी वापस करनी पड़ती। हाँ जी बताएं कैलकुलेशंस। चले यहाँ से एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। जो सवाल का आधा एक पेज छोड़ा था, ये अब वो सोल्यूशन है। एक्सट्रैक्ट्स SOCI 2024-2023। SOCI का इस पूरे सवाल में कहाँ कहाँ क्या क्या है, सब यहां फैलाए हुए हमने, सारा कुछ है। डेप्रिसिएशन है 2023 में, $55, 2024 में 27। और क्या है SOCI का? ग्रांट इनकम 23 की, 24 की 30।
और क्या है, IFRS 5 वाला लॉस आया है और लॉस रिवर्सल आया है, तो इसको हम कह देते हैं इंपेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं, उसको IFRS 5 लॉस भी कह सकते हैं। इसको इंपेयरमेंट लॉस भी कहते हैं, इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल। 23 में लॉस है कितना, 170, और 24 में सॉरी, और SOCI में कितना क्या है, और SOCI में क्या है, OCI, ये OCI, रीवैल्यूएशन गेन 23 में। ये हो गए एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP। नॉन करंट एसेट्स में प्लांट है, प्लांट भी कह सकते हैं, PP भी कह सकते हैं। करंट एसेट्स में एसेट हेल्ड फॉर सेल, और SOFP में क्या आएगा, इक्विटी में सरप्लस, और नॉन करंट लायबिलिटीज में ग्रांट। नहीं, ये फॉर द ईयर है भाई, SOCI फॉर द ईयर होती है, रीवैल्यूएशन 23 में हुई थी, 24 में दोबारा थोड़ी हुई है। प्लांट 23 के एंड पे हेल्ड फॉर सेल था, चौबीस के एंड पे वापस PP बन गया हुआ है। तेईस के एंड पे वो हेल्ड फॉर सेल में था, 24 के एंड पे वो PP बन गया। सरप्लस 100 था, आज भी 100 ही है। ग्रांट 23 के एंड पे 270 थी, 24 के एंड पे ये SOFP के एक्सट्रैक्ट्स। हाँ जी, ओके, चलो ठीक है जी, कर सकते हैं, कर लें, कर सकते हैं। करना हुआ तो ये नॉन करंट में आ जाएगा, ये करंट में आ जाएगा, फिर उससे अगले साल 210 नॉन करंट में आ जाएगा, 30 करंट में आ जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है।